हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नोवर निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। तो आज हमारी ये इंश्योरेंस की लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2, ठीक है। आप सब मुझे ज़रूर बताना रिव्यू में कि आप सबको लेक्चर 1 कैसा लगा एंड इफ़ एनी इम्प्रूवमेंट इज़ नीडेड प्लीज़ डू टेल मी। एंड ये सभी हमारे मेम्बर्स हैं, थैंक यू इन सबको हमारे चैनल ज्वाइन करने के लिए। एंड ये रहा हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है। हमने अपने जो है लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, बेसिक इंश्योरेंस के सब कुछ, टाइप ऑफ इंश्योरेंस मेजरली हमने देखा था एंड जो भी करंट हमारा स्टेटस है इंडिया में, हर कुछ स्टैटिस्टिक्स हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे दैट इज़ इंश्योरेंस एक्ट 1938। द इंश्योरेंस एक्ट 1938 इज़ द मेन लॉ रेगुलेटिंग इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, जो मेन एक्ट है वो हमारा क्या है, दैट इज़ इंश्योरेंस एक्ट 1938। ये हमारा मेन एक्ट है जो हमारे पूरे इंश्योरेंस बिजनेस को इंडिया में रेगुलेट करता है। इट केम इन टू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1939। देखो आपको दोनों ही इसको रट्टा मारना है। सबसे पहले तो ये वाला एक्ट 1938 वाला, और दूसरा कि ये कब आया, 1 जुलाई 1939। 1 जुलाई जो डेट है हमारा ये, एंड प्लस जो आपका साल है, ये दोनों आपको रट्टा मारना है क्योंकि एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस है। सो इट केम इन टू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1939। इससे आप याद रख सकते हो, इंश्योरेंस वाला जो हमारा एक्ट है उसके अगले साल जो है ये केम इन टू फोर्स है। एंड इट अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस, ये सब पे ही अप्लाई होता है ये वाला एक्ट, दैट इज़ लाइफ पे, फायर, मरीन, हेल्थ, जनरल, सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। द एक्ट जो है वो एम्स टू प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट, ऑब्वियसली पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए ये वाला एक्ट लाया गया है। एंड क्या ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट के, इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट एंड कंट्रोल करना इसका मेन पर्पस है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर एंड टू इंश्योर दैट कि ओनली फिनेंशियली जो साउंड कंपनीज जो है वो कंडक्ट करती हो इंश्योरेंस बिजनेस, एंड टू प्रोवाइड फॉर सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन ऑफ द इंश्योरर। मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका डेफिनेशन बताया हुआ है, व्हाट इज़ इंश्योर्ड, व्हाट इज़ इंश्योरर, ठीक है। जिन्होंने भी नहीं देखी प्लीज़ जाओ हमारे प्लेलिस्ट में इंश्योरेंस वाले में और जाके देखो। टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी एंड द फेयर प्रैक्टिसेस इन द इंश्योरेंस सेक्टर। अब देखो ये आपको बहुत ज़्यादा छोटी दिख रही होगी तो आपको इसको जूम करके देखना पड़ेगा अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, जहाँ पर भी हो। यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंश्योरर्स, जो इंश्योरर है उसको भी रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो कहाँ, नो पर्सन कैन कैरी ऑन, ऐसा थोड़ी है कि कोई भी उठ करके आया और इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में कैरी ऑन करने लग जाएगा। उसको भी तो कहीं ना कहीं जो है वो रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो कहाँ पे कराना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंश्योरर जो है वो, नो पर्सन कैन कैरी ऑन द इंश्योरेंस बिजनेस जो है इंडिया में कैरी ऑन नहीं कर सकता है वो विदाउट रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन करवाए एडाई से, एडाई के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम जो पूंजी की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, तो कंपनीज मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल, कंपनीज मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल उसके होने चाहिए, जो कि वैरी करता है कंपनी को मतलब किस टाइप का इंश्योरेंस है उसके लिए। तीसरा हमारा क्या है, डिपॉजिट विथ आरबीआई। हर एक इंश्योरर को जो इंश्योरेंस हमारी कंपनी होगी उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा एक सर्टेन अमाउंट विथ आरबीआई के साथ, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी के तौर पे। सबमिशन ऑफ द अकाउंट्स एंड रिटर्न, यानी कि इंश्योरर को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंश्योरर जो है यानी कि जो कंपनीज़ है उसको एक इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर फंड्स इन अप्रूव्ड सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी मेंशन्ड है, जैसे कि गवर्नमेंट इम्प्रूव्ड जो सिक्योरिटी होती है, जो जिसमें रिस्क नहीं होते ज़्यादा, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रोहिबिशन ऑफ द रिबेट्स, यानी कि गिविंग और एक्सेप्टिंग द रिबेट्स ऑन प्रीमियम जो है वो इलीगल है। एंड लाइसेंसिंग ऑफ एजेंट्स, याद रखना है ये सब एजेंट्स जो होते हैं इंश्योरेंस कंपनी में और जो इंटरमीडियरी होते हैं वो ज़रूर लाइसेंस उनको होना चाहिए एडाई के द्वारा कि वो इंश्योरेंस बेच सकें। इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन, इसमें क्या है कि एडाई और सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट कर सकता है इंस्पेक्टर को टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि अफेयर्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी कैसे अपना काम करती है, इस चीज़ को ये करने के लिए वो इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकता है। अमलगमेशन एंड ट्रांसफ़र, यानी कि रेगुलेट करता है मर्जर एंड एक्विजिशन। वाइंडिंग अप ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, प्रोवाइड्स करता है प्रोसीजर फॉर लिक्विडेशन एंड क्लोजर ऑफ द इंश्योरेंस ये कंपनीज़। अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 1950 जो है, इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 1950, ये जो है इसने क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल जो है वो लगाए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं चीज़ों को। अब एडाई एक्ट 1999 ये क्या करता है, तो ये एडाई जो बॉडी है हमारा रेगुलेटरी, इसको सेटअप करता है,
ठीक है। एंड इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021 आए हैं, जिसके जरिए एफडीआई लिमिट को जो है वो इंक्रीज़ की गई थी 49 to 74। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया कि बताओ किस एक्ट के जरिए जो है ये वाला जो एफडीआई का लिमिट है ये इंक्रीज़ कर दिया गया, तो 2021 वाला अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। अब देखो ईडीआई का क्या रोल है। ईडीआई का रोल है टू रेगुलेट, प्रमोट एंड इंश्योर करना कि जो है प्रॉपर ग्रोथ हो इंश्योरेंस बिजनेस का, टू प्रोटेक्ट द पॉलिसी होल्डर्स का इंटरेस्ट, टू मॉनिटर सॉल्वेंसी मार्जिन्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है एक्ट का, देखो आपको लग रहा होगा क्लासेस के बारे में कि आधे घंटे में कैसे पूरी खत्म हो जा रही क्लासेस, तो ये आई थिंक आप इतने स्मार्ट एनफ हो कि यू डोंट ओ एन एक्सप्लेनेशन, बट फिर भी चीज़ों को ना खींचना, टू द पॉइंट बात करना, जो लिखा है नोट्स में वही इंपॉर्टेंट है। एंड मैं भी वही पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं कि चीज़ों को अब टाइम नहीं, देखो 1 महीने के बाद एग्जाम है, नेक्स्ट मंथ इज़ योर एग्जाम, तो बेटर होगा कि कंटेंट पे फोकस करो विच इज़ रेलिवेंट टू योर एग्जाम, ठीक है। एंड साइड की चीज़ें जो है वो तो आप खुद भी विकीपीडिया कर लेना, चैट जीपीटी कर लो, कुछ भी कर लो, ज्ञान लेने के लिए तो चीज़ें बहुत कम है, ज्ञान लेते रहो, बट एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है ओनली दैट इज़ रिटन इन द नोट्स एंड ओनली दैट इज़ बीइंग स्टडीड बाय मी, मतलब मैं वही पढ़ा रही हूँ, सॉरी मैं वही पढ़ा रही हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ बीइंग टॉट, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्ट इसमें क्या है कि क्रिएट्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द इंश्योरेंस बिजनेस, इंश्योर्स फिनेंशियल डिसिप्लिन एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन, ये सब जनरल लाइन्स है। एंड देखो एक MCQ दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे ही टी ब्रेक टाइप के लिए, द इंश्योरेंस एक्ट केम इनटू फोर्स, कब आया इंश्योरेंस एक्ट बताओ। सबसे पहले हमारा ऑप्शन है दैट इज़ 1930, 1938, 1949 एंड 1956। बताओ कि इंश्योरेंस एक्ट कब आया है, तो आंसर इज़ 1938, ठीक है। ईडाई एक्ट 99, ये जो है 1999 वाला जो हमारा एक्ट है ये क्या है, तो ईडाई एक्ट जो 1999 है वॉज पास्ड टू रेगुलेट, इसको पास किया गया था टू रेगुलेट करने के लिए, प्रमोट एंड इंश्योर द ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ग्रोथ को कहते हैं ना रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। ये कब आया था, तो ये भी आपको याद रखना है, जैसे वो आपने याद रखा था इंश्योरेंस एक्ट 1938 में आया था और कब इन्फोर्स हुआ था, दैट इज़ 1 जुलाई 1939। वैसे ही आपको ईडीआई एक्ट भी याद रखना है और कब आया था, कब इन्फोर्स हुआ है, दैट इज़ 19 अप्रैल। दिस एक्ट वॉज इस्टेब्लिश टू इंश्योर द कि ईडाई जो है वो एक ऑटोनॉमस स्टैचुटरी बॉडी, ये भी आ जाता है कभी कभी कि ईडाई जो है बताओ ये रेगुलेटरी बॉडी है, क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैचुटरी बॉडी है, तो दिस इज़ अ स्टैचुटरी बॉडी, ठीक है, क्योंकि ये एक्ट के द्वारा लाया गया है ना, तो स्टैचुटरी बॉडी। बैकग्राउंड की बात करें तो देखो ईडाई के पहले क्या होता था, ईडाई जब नहीं था तो कैसे रेगुलेट होता था इंश्योरेंस वाला जो पूरा बिजनेस है, तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो है यही मेन लॉ हुआ करता था। LIC का अपना एक्ट था 1956, जनरल इंश्योरेंस का अपना एक्ट था दैट इज़ 1972, ये सब था उस वक्त, ठीक है। आफ्टर इकोनॉमिक जब लिबरलाइजेशन हुआ 1991 वाला, आई होप कि आप लोग इससे अवेयर होंगे, एंड द मल्होत्रा जो कमेटी थी उसने रेकमेंड किया कि एक इंश्योरेंस सेक्टर जो है ओपनिंग द इंश्योरेंस सेक्टर टू प्राइवेट कंपनी, की प्राइवेट कंपनीज़ के लिए भी इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन कर दो, एंड एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए जो कि कंट्रोल करे सब कुछ को, तो उसके बाद ही ईडाई एक्ट को बनाया गया। अब इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव ये मैंने पहले ही बता दिया है। अब देखो इसमें कौन कौन से, इसके बोर्ड में कौन कौन से लोग होंगे, चेयरपर्सन होंगे एक, ठीक है, चेयरमैन होंगे एक, होल टाइम जो मेंबर्स है जो पूरे समय के लिए काम करेंगे वो कितने होंगे, मैक्सिमम 5 होंगे, मैक्सिमम 5। पार्ट टाइम मेंबर जो है, ठीक है, वो कितने होंगे, अप टू 4, ये भी आपको सारा याद करना है। टोटल मेंबर जो है वो कितने होंगे, तो मैक्सिमम 10 हैं, जो कि किसको कौन अपॉइंट करता है, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है ईडाई वाले में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1 होल टाइम डायरेक्टर मैक्सिमम 5, पार्ट टाइम मैक्सिमम 4 एंड इधर मैक्सिमम 10। मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको कौन अपॉइंट करती है, राज्य सरकार करती है, गलत, ऑप्शन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, दैट इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कितने साल के लिए करती है, तो 5 साल के लिए करती है, और नहीं तो 65 साल विच एवर इज़ अर्लियर, 5 और 65 विच एवर इज़ अर्लियर, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द ईडाई की अगर हम बात करें तो ये सेक्शन 14, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। इसकी फंक्शन ये है कि ये रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट जो है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करता है इंश्योरेंस कंपनीज़ को, ये रिन्यू करते हैं उसके रजिस्ट्रेशन को, नहीं तो कैंसिल कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, प्रोटेक्ट करता है पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को, इन्वेस्टमेंट जो वो लोग करती है इंश्योरेंस बिजनेस उनको जो है रेगुलेट करता है, इंश्योर करता है कि प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स है, एंड अप्रूव करता है कि प्रीमियम का क्या रेट होगा, ये सब को अप्रूव करता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे ईडाई का, दैट इज़ हैदराबाद, तेलंगाना। अब देखो ईडाई एक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है,
सिग्निफिकेंस ये है कि इसने जो ये मोनोपोली थी इसकी LIC की और GIC की, जनरल इंश्योरेंस वाली, इसको ख़त्म कर दिया सबसे पहले मोनोपोली को। बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर आ गए, बहुत सारे फॉरेन प्लेयर आ गए। FDI को जो है अब 74% तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, FDI जो लिमिट है इंश्योरेंस सेक्टर में, ये मैंने आपको पहले बताया, जो अभी 2025-26 का जो बजट है उसमें जो FDI की लिमिट है फॉर इंश्योरेंस सेक्टर, इसको 74 से 100% कर दिया गया हमारे इस बार के बजट में। ठीक है, ये इस सोर्स से यहाँ से मैंने लिया है। एंड हाउएवर दिस इन्हेंस्ड लिमिट जो 100% है ये कंडीशनल है। ये कंडीशनल क्या है, आपको याद रखना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अलर्ट हो जाओ बिल्कुल भी। इट अप्लाइज ओनली टू दोज इंश्योरेंस कंपनी जो कि इन्वेस्ट करता है अपना पूरा का पूरा प्रीमियम, जिसने कि पूरा का पूरा प्रीमियम जितना भी उसने कलेक्ट किया है उसको इंडिया में ही इन्वेस्ट करेगा। उसके लिए ये एप्लीकेबल है कि वो 74 से 100% तक उसकी FDI कर दी गई है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है। एंड इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 74 से अगर मान लो 100 कर दिया गया है तो इससे क्या फ़ायदा होगा। अब जो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना 100% ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी जो है, ठीक है, कैन नाउ ओन द 100%। अब वो पूरी तरीके से ओन कर सकती है फॉरेन कंपनी। एंड दूसरा कि पॉसिबली ईजियर एंट्री हो गया फॉर फॉरेन के लिए, ज़्यादा कंपटीशन होगा, ज़्यादा कैपिटल इनफ्लो होगा। एंड जो इन्वेस्ट एंटायर प्रीमियम इन इंडिया, जो ये वाला कंडीशन है, इसका मतलब होगा कि इंश्योरर जो है उसको अपना पूरा ऑपरेशंस इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादातर इंडिया में रखना पड़ेगा, तभी तो वो पूरा यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएगा प्रीमियम को। अब देखो यहाँ पे कुछ MCQs हैं। EDI एक्ट जो है वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट। नंबर A इंश्योरेंस एक्ट 1938, नंबर B दैट इज़ LIC एक्ट 1956, नंबर C EDI एक्ट 1999 एंड जनरल इंश्योरेंस 1972। तो बताओ कि कौन सा जो है EDI इस्टेब्लिश किया गया था, किस एक्ट के जरिए। तो द आंसर इज़ EDI एक्ट 1999। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि EDI में हैं, हो सकते हैं 5, 7, 10 एंड 12। तो इसमें क्या था, एक चेयरपर्सन थे, मैक्सिमम 5 थे होल टाइम डायरेक्टर और मैक्सिमम 4 थे पार्ट टाइम। तो सब मिला के कितने हो गए, 10। अब देखो मोडस ऑपरेंडी एक था हमारा, ये क्या होता है इंश्योरेंस में, इसको जानो पहले। द मोडस ऑपरेंडी ऑफ इंश्योरेंस रेफर्स टू द सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसके जरिए इंश्योरेंस जो है वो काम करता है, यानी कि फ्रॉम आइडेंटिफाइंग रिस्क आइडेंटिफाई करने से लेकर के लॉसेस के लिए कंपनसेट करना, वो जो हमारा पूरा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोडस ऑपरेंडी ऑफ इंश्योरेंस। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया दोबारा इस लाइन को पढ़ो, दोबारा एक बार सुनो, समझ में आ जाएगा। क्या वर्किंग प्रोसेस है इंश्योरेंस का। तो सबसे पहले यही है कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि द पर्सन जिसको इंश्योरेंस चाहिए, प्रपोजर, उसको प्रपोजर बोलेंगे। वो क्या करेगा, एक प्रपोजल फॉर्म को फिल करेगा एंड इंश्योरेंस कंपनी उसको इवैल्यूएट करेगा और एक्सेप्ट करेगा प्रपोजल। तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया। दूसरा है पेमेंट ऑफ प्रीमियम, यानी कि प्रपोजर जो है, ठीक है, जिसको इंश्योरेंस चाहिए वो प्रीमियम पे करेगा और फिक्स्ड अमाउंट दैट सर्व्स एज अ कंसिडरेशन इशुएंस ऑफ पॉलिसी। उसके बाद जब सब कुछ सही हो गया तो उसके बाद इंश्योरर जो है उसको पॉलिसी इशू करेगा। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, यहाँ से जाकर के रिस्क जो है कवरेज शुरू हो जाती है। इंश्योरर जो है उसकी लाइबिलिटी यहाँ से शुरू हो जाती है, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी लाइबिलिटी यहाँ से शुरू हो गई। अकरेंस ऑफ लॉसेस, अब मान लो कोई ऐसा इवेंट हो जिससे आपको लॉस हो गया। सर्वे एंड वेरिफिकेशन, वो सर्वेयर जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि आप सही रीज़न बता रहे हो कि नहीं। उसके बाद जाके आपका क्लेम सेटलमेंट होता है और तब जाके जब टर्म ख़त्म हो जाता है तो पॉलिसी जो है या तो एक्सपायर हो जाएगा और या नहीं तो रिन्यू करना पड़ेगा आपको फिर से। प्रिंसिपल्स क्या क्या इन्वॉल्व है इन द मोडस ऑपरेंडी में। द एंटायर वर्किंग ऑफ द इंश्योरेंस इज़ बेस्ड ऑन द 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। क्या क्या, तो अटमोस्ट गुड फेथ, जो हमने वहाँ भी पढ़ा था पहली क्लास में, कि दोनों पार्टी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा सारा ही मटेरियल फैक्ट सब कुछ, उसको बोलते हैं हम लोग अटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि तो इंश्योर्ड जो है, ये इंश्योर्ड कौन थे, तो हम लोग थे, जिसको जो इंश्योरेंस ले रहा है उसके पास फिनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंडेमनिटी, सब्रोगेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन वही सेम है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल देखो क्या है कि मान लो कि कोई दुकानदार है, उसने क्या किया कि अपने स्टोर को, अपने दुकान को उसने फायर के अगेंस्ट इंश्योर करवाया। ठीक है, उसने प्रपोजल फॉर्म भरा और प्रीमियम दे दिया और पॉलिसी ले लिया। बाद में जो है आग लगी उसकी दुकान में और 5 लाख का डैमेज हो गया। उसने क्या किया कि क्लेम फाइल किया। सर्वेयर ने आकर के चेक किया कि भाई सही कह रहा है कि नहीं, तब जाके इंश्योरर जो है, इंश्योरेंस कंपनी ने उसको पे कर दिया कंपनसेशन। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज़ मोडस ऑपरेंडी। ठीक है, बहुत इजी से समझ में आ गया विथ एग्जांपल ऑल्सो। अब देखो क्वेश्चन इस पे, मोडस ऑपरेंडी ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है। नंबर ए, लीगल राइट्स ऑफ इंश्योरर। नंबर 2, मेथड और प्रोसेस थ्रू विच इंश्योरेंस ऑपरेट। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्वेंसी मार्जिन।
तो आंसर इज़ द मेथड और प्रोसेस जिसके ज़रिए इंश्योरेंस कंपनी काम करता है उसको बोलते हैं हम लोग मोडस ऑपरेंडी। ठीक है, अब देखो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग देख लेते हैं इंश्योरेंस में, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योरर क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है रिस्क के अगेंस्ट, उसको हम लोग कहते हैं इंश्योरर। फॉर एग्जांपल LIC हो गई, ICICI के हो गए, मैक्स लाइफ हो गए। इंश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर किसको कहते हैं? इंश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर कहते हैं कि द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंश्योरेंस खरीदता है, या तो वो पर्सन इंडिविजुअल हो सकता है यानी तो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है, जिसका रिस्क कवर्ड है, उसको कहते हैं हम लोग इंश्योर्ड। प्रपोजल और प्रपोजल फॉर्म क्या होता है कि एन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि प्रपोजल फिल करता है उसको कहते हैं प्रपोजल फॉर्म। प्रीमियम क्या होता है? द अमाउंट पेड, हम लोग जो पे करते हैं अमाउंट इंश्योरर को, ताकि इन एक्सचेंज ऑफ रिस्क कवरेज, ठीक है। विदाउट प्रीमियम, देखो ये भी लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि अगर प्रीमियम नहीं है तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। पॉलिसी और इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में। सम अस्योर्ड क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट जो इंश्योरर एग्री कर रहा है कि वो पे करेगा इन केस अगर कोई लॉस हो जाता है, तो उस केस में आपको सम अस्योर्ड मिलेगा। एंड सम इंश्योर्ड का मतलब क्या होता है? जनरल इंश्योरेंस में इसको सम इंश्योर्ड कहते हैं। रिस्क की अगर हम बात करें तो द अनसर्टेन इवेंट और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस अगेंस्ट विच इंश्योरेंस प्रोटेक्शन इज टेकन, उसको कहते हैं हम लोग रिस्क। पेरिल क्या कहते हैं? मैंने आपको पहले बताया था, ये एक स्पेसिफिक कॉज ऑफ लॉस है, इसके कारण हो गया। नॉमिनी और बेनिफिशियरी क्या होता है? जो कि क्लेम कर सकता है अमाउंट डेथ होने के बाद, ठीक है। क्लेम क्या होता है कि एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है जो कि इंश्योर्ड करता है, यानी कि जो इंश्योरेंस लेता है वो करता है उसको पेमेंट करने के लिए। सरेंडर वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट पेएबल टू पॉलिसी होल्डर इफ़ दे टर्मिनेट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर मान लो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को बिफोर मैच्योरिटी अगर टर्मिनेट करोगे, तब जाकर के जो आपको अमाउंट पेएबल होगी उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू, जो कि ओरिजिनली अमाउंट जो होता है उससे बहुत कम होता है, मतलब 20% 30% कम होता है। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है कि जब मैच्योर कर जाए और तब जो वैल्यू मिले उसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। बोनस क्या होता है? द एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को हम देते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट आउट ऑफ द इंश्योरर्स प्रॉफिट, उसको बोलते हैं हम लोग बोनस। री इंश्योरेंस क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। व्हेन वन इंश्योरेंस कंपनी अगर वो ट्रांसफ़र करता है अपना पार्ट ऑफ द रिस्क किसी और भी इंश्योरर को, ताकि उसके रिस्क जो एक्सपोजर है वो कम हो जाए, तो इसको कहते हैं हम लोग री इंश्योरेंस। सबरोगेशन क्या होता है? सबरोगेशन होता है दैट इज़ द राइट ऑफ द इंश्योरर, इंश्योरर का जो राइट होता है कि वो लॉस को रिकवर कर सके फ्रॉम द थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज, उसको बोलते हैं सबरोगेशन। इंडेमनिटी क्या होता है? अ प्रिंसिपल जो कि स्टेटिंग दैट द इंश्योर्ड पर्सन विल बी कंपलसेशन, जो उसको कंपनसेशन मिलेगा ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस तक ही मिलेगा, कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं, उसको बोलते हैं इंडेमनिटी। अंडरराइटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड एक्सेप्टिंग द रिस्क, को एक्सेप्ट करना बाय द इंश्योरर, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है बिफोर इशूइंग अ पॉलिसी, इस पॉलिसी इशू करने के पहले जो प्रोसेस है इवैल्यूएट करने के लिए, जो इंश्योरर कंपनी जैसे LIC है उसका प्रोसेस को इवैल्यूएट करने के लिए बिफोर इशूइंग अ पॉलिसी। ग्रेस पीरियड क्या होता है कि एन एडिशनल टाइम दिया जाता है, यूजुअली 15 से 30 दिन के लिए, अलाउड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ द प्रीमियम पेमेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड। लैप्सेस ऑफ द पॉलिसी, मान लो इंश्योर्ड फेल्स टू पे द प्रीमियम, एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिसी ऑल्सो, पता है आपको रिन्यूअल। अब देखो हम लोग कुछ MCQ देख लेते हैं इस पे बेस्ड। द पर्सन हु बाइज एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज कॉल्ड, नंबर A इंश्योरर, नंबर B नॉमिनी, नंबर C इंश्योर्ड, नंबर थर्ड बेनिफिशियरी। बताओ क्या होगा आंसर? जो इंश्योरेंस खरीदता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग इंश्योर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द मैक्सिमम अमाउंट जो कि पेएबल है अंडर एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज कॉल्ड प्रीमियम, बोनस, क्लेम और सम अश्योर्ड। द आंसर इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज सम अश्योर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट बिफोर इशूइंग अ पॉलिसी इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट जो करते हैं हम लोग, ठीक है, पॉलिसी इशू करने के पहले। नंबर A क्लेम सेटलमेंट, नंबर B अंडरराइटिंग, नंबर C री इंश्योरेंस, नंबर 4 इंडेमनिटी। क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं अंडरराइटिंग, ऑप्शन नंबर B। देखो EDI का ये विज़न है 2047, दैट इज़ इंश्योरेंस फॉर ऑल। मैंने पहले भी बताया था आपको, एवरी सिटीजन शुड हैव एन इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए, एवरी एंटरप्राइज जो है वो एडिकेटली इंश्योर्ड होना चाहिए, एंड फोकस करता हूँ द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द सस्टेनेबिलिटी, ठीक है।
एडाई का विज़न है 2047 का, एडाई विज़न। अब देखो यहाँ पे करंट स्टेटस वगैरह दिया है। रेगुलेटर कौन है, तो एडाई है। एफडीआई का लिमिट क्या है, तो 74% है इंश्योरेंस में एंड 100% है इंटरमीडियरी के केस में। पेनिट्रेशन अगर देखें तो कितना है इंडिया में, दैट इज़ 4.2%। लीडिंग पब्लिक इंश्योरेंस कौन है, तो एलआईसी है लाइफ इंश्योरेंस के केस में, और इसमें न्यू इंडिया एश्योरेंस है जनरल इंश्योरेंस के केस में। की डिजिटल रिफॉर्म दैट इज़ बीमा सुगम एंड बीमा इतना। गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या है, विज़न क्या है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो सही है। नंबर ए, एफडीआई इन इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मैक्सिमम 49% है, गलत। एलआईसी इज़ द ओनली पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरर। एंड थर्ड इज़ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, जनरल इंश्योरर बोल रहा है, एलआईसी तो लाइफ इंश्योरर है, गलत है ये। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया जो है वो ग्लोबल एवरेज से कम है, बिल्कुल सही। इंश्योरेंस इज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नहीं, एडाई जो है वो रेगुलेट करता है, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का क्लास 2। आप मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग इज़ कवर्ड और नॉट, सब कुछ कवर किया है, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ाई करके, ठीक है, इंश्योरेंस की। एंड रिवाइज़ करने के लिए फिर से देख लेना, बिकॉज लॉट्स ऑफ डेटा हैज़ बिन देयर विच यू हैव टू मग अप एंड रिविज़न करो बार बार। एंड जो क्लासेस मेरी डल चुकी है उसको बार बार सुनो, आधे घंटे की क्लास होती है, बार बार सुनो, ऐसे ही याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। सो यही था हमारा आज का क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। एंड जो आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिलेगा, और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर लो एंड हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो आप, नोवर निखिल क्लासेस, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी मेजर अनाउंसमेंट इंस्टाग्राम पे भी किए जाते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।